देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। जो ये टॉपिक है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ इस टॉपिक की जानकारी अपने देश के प्रत्येक नागरिक को होनी आवश्यक है। चलिए हम शुरू कर देते हैं। मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है भाग संख्या 3 में किया गया है। हालांकि जो भाग संख्या 1 है उसमें दिया गया है भारत राज्यों का संघ है, वो आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक उसका विवरण दिया गया है। और जो भाग संख्या 2 है उसका नाम है नागरिकता, और नागरिकता का जो विवरण दिया गया है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक उसका विवरण दिया गया है। उसके बाद आता है भाग संख्या 3। तो भाग संख्या 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, आर्टिकल संख्या 12 से लेकर के 35 तक। चलिए हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये भाग संख्या 3 में तो इसका विवरण दिया ही गया है, लेकिन जो भाग संख्या 3 है इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये फ्रांस भाषा का है। किसका है? फ्रांस भाषा का है। और देखिएगा, जो मैग्ना कार्टा इसका जो अर्थ होता है ये एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है। क्या होता है? अधिकार पत्र होता है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। यानी जो मौलिक अधिकार है इसे हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक जो अधिकार है इसका अर्थ होता है कि वह अधिकार जो हमें जन्म के समय ही मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या? नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये किसके संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और देखिए, यह राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ये किसके विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं? राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन करता है तो उसके खिलाफ हम या तो हाई कोर्ट यानी कि आर्टिकल संख्या 226 के तहत हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या आर्टिकल संख्या 32 यानी 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब जो भी नज़दीक हो, अगर हाई कोर्ट नज़दीक है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अगर आपसे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब शुरू करते हैं हम आर्टिकल संख्या 12। देखिए, आर्टिकल संख्या 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है ना। और जो राज्य की परिभाषा है इसमें क्या समय समय पर इसमें जो है परिवर्तन होते रहे हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो यह एक समावेशक है। समावेशक का मतलब होता है इसमें चीज़ें समय समय पर क्या होती रही हैं, ऐड होती रही हैं, यानी कि चीज़ों का समावेश होता रहा है। इसका समय समय पर विस्तार किया जाता रहा है, यानी कि इसका क्या है, समय समय पर क्या किया जाता रहा है, विस्तार किया जाता रहा है कि स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है या किन किन संस्थाओं को रखा गया है। देखिए, संसद जो पार्लियामेंट है इसे रखा गया है। हालांकि जो संसद टॉपिक को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अगला है इसमें संघीय सरकार, यानी कि संघीय सरकार जो केंद्र की जो सरकार है वो भी इसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है, यानी स्टेट। हालांकि ये वो वाला स्टेट की चर्चा नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, या मध्य प्रदेश हो गया, या झारखंड हो गया, है ना। तो इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। देखिए, या तो राज्य विधायिका हो गया, है ना, यानी कि राज्य की जो विधायिका जो राज्यों में क्या बनाती है, जो कानून का निर्माण करती है। राज्य में जो कानून का निर्माण करता है वो होता है विधानमंडल। ठीक है, हाँ, इसे भी हम अलग से पढ़ेंगे। राज्य कार्यपालिका, यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है ये भी किसके अंतर्गत है? स्टेट के अंतर्गत है, यानी कि राज्य के अंतर्गत है। स्थानीय अधिकारी, यानी कि जितने भी अधिकारी होते हैं वो भी क्या हैं? राज्य हैं। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी जितनी भी जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो भी किसके अंतर्गत हैं? राज्य के अंतर्गत हैं, यानी उन्हें भी हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। बाकी सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले निकाय, यानी जो सरकारी कार्यों को करते हैं वो सारे के सारे निकाय हैं, वो भी कौन कहलाएंगे? स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, देखिए, सरकार के नियंत्रण के अधीन निकाय, यानी जो सरकार का जिन जिन चीज़ों पे कंट्रोल है वो सारी की चीज़ें क्या हैं? आपके स्टेट हैं।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है कि इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। यानी कि स्टेट, ये सारे के सारे मैंने आपको क्या बताएं, स्टेट है। तो ये स्टेट किसी भी इस प्रकार का कानून का निर्माण नहीं करेंगे जो कि मौलिक अधिकारों के क्या हों, विरुद्ध हों। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 13 है, ये अगर कोई भी ऐसा कानून बना दिया गया कि जो मौलिक अधिकारों के क्या हैं, विरुद्ध हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 13 के तहत उस कानून को क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 13 है, ये एक तरह का हम कह सकते हैं लगाम का काम करता है। किसका काम करता है? लगाम लगाने का काम करता है, यानी कंट्रोलर का काम करता है। इसी को हम कहते हैं अल्पीकरण का काम करता है। किसी भी व्यक्ति के, नागरिक का जो मौलिक अधिकारों का यानी हनन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं आगे। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रश्न बनता है जो मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले कितनी थी? पहले थी 7। चलिए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल संख्या है 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, यहाँ 18 पे खत्म हुआ है, अभी स्टार्ट होगा 19 से लेकर 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, ये आर्टिकल संख्या 22 पे समाप्त हुआ था, अब ये होगा 23 से 24। अब देखिए, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल संख्या 25 से 28। पांचवें नंबर पे है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब ये आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 तक इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, छठा नंबर था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इसका विवरण था आर्टिकल नंबर 31 में। लेकिन देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान समय में ये अधिकार नहीं है। देखिए, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978, यानी कि 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है ना। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। अब ये बना दिया गया है कानूनी अधिकार। इसे आर्टिकल संख्या 300 के कम है, इसको रख दिया गया है ना। अब देखिए, अब सातवां है संवैधानिक
उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आर्टिकल संख्या 32 में रखा गया है। अब प्रश्न बनता है जो वर्तमान समय में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन 1978 से पहले कितनी थी? 7 थी। किसको हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार अब ये नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है? कानूनी अधिकार है। अब यहाँ हम इसे समझ लेते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है। देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है ना, यानी कि राज्य भी नहीं छीन सकती है। लेकिन जो कानूनी अधिकार होता है तो उससे क्या है? उससे हमें राज्य तो छीन सकता है, लेकिन कोई आम व्यक्ति उस अधिकार को नहीं छीन सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अब शुरू करते हैं हम समानता का अधिकार। सबसे पहले नंबर पे इसे देखिए खत्म कर दिया गया है। पहला हम डालते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल संख्या 14 से 18। अब इसमें देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 14, अनुच्छेद संख्या 14। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 14 है इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। देख लेते हैं हम। इसमें पहला है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण। अब यहाँ जो विधि के समक्ष जो समानता है ये लिया गया है यूके के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो विधि के समक्ष संरक्षण है, यानी विधि के समक्ष समान संरक्षण है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। हम लिख देते हैं यहाँ पे यूएसए के संविधान से इसे लिया गया है। अब यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी जो नागरिक हैं वो क्या है? समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो। समझ में आया? ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कानून के समक्ष सभी जो नागरिक हैं वो क्या है? समान हैं। अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है विधि के समक्ष समान संरक्षण। इसमें अपवाद है, उसे और लिख लीजिएगा। तो इस वाले पॉइंट का विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसका अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये वाला पॉइंट लागू नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये है कि चाहे कोई भी व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, गरीब व्यक्ति है उसको भी कोर्ट बुलाएगा, उसी कटघरे में खड़ा करेगा। और जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो सकता है या कोई भी राजनेता हो सकता है, यहाँ तक कि कोई भी संसद का सदस्य हो सकता है ना, यानी जो संसद है उसका सदस्य हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको छोड़कर, लेकिन इनको कब छोड़कर? ये जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक ही। यानी कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक, इनको छोड़ करके
हाँ, क्योंकि विधि के समक्ष सभी को क्या है, समान संरक्षण है ना। यानी कि उसी कटघरे में आकर के एक आम नागरिक होगा, वो भी खड़ा होगा, और उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, यानी कि जो अपराधी है उसके साथ समान बिहेव किया जाएगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी पद पे आसीन हो। इसका ये तात्पर्य है सेकंड वाले का, विधि के समक्ष समान संरक्षण। अब इनका देखिए अपवाद क्यों है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल संख्या है वो है 72, यानी कि राष्ट्रपति आर्टिकल संख्या 72 के तहत क्या कर सकते हैं, उनको प्राप्त क्षमादान की शक्ति। अगर राष्ट्रपति को ही कोई अगर सजा भूल जाती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति अपनी सजा को माफ करेंगे, इसलिए इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति को इससे क्या कर रख दिया गया, बाहर रख दिया गया है। और राज्यपाल, राज्यपाल का आर्टिकल नंबर है 361, इनका है 72, यानी कि 72। आर्टिकल संख्या 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल संख्या 361 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर कार्य पर रहते हुए इन पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और जो दीवानी मुकदमा होगा उसके लिए सूचना 2 महीने पहले इनको देनी होगी। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई दीवानी मुकदमा है तो दीवानी मुकदमा के लिए सबसे पहले 2 महीने पहले इनको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा, और फौजदारी मुकदमा इन पर नहीं चलाया जाएगा अपने पद पर रहते हुए। अब बात आती है फौजदारी मुकदमा किसे कहते हैं और दीवानी मुकदमा किसे कहते हैं। देखिए फौजदारी मुकदमा जो मारपीट हो गई, खून खराबा हो जाता है, ये सारे के सारे जो आते हैं वो किसमें आते हैं, फौजदारी मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। और जो सिविल मामला हो गया यानी दीवानी मुकदमा हो गया, ये पैसे से संबंधित जो मामले होते हैं, जैसे जमीन विवाद हो गया, दहेज एक्ट हो गया, ये सारे के सारे किसमें, ये बिजली का बिल हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं दीवानी मुकदमे में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके अन्य सारे के सारों जो व्यक्तियों पर ये लागू होता है। ठीक है ना। चलिए आगे। हालांकि जो वियना संधि के तहत में जो कोई भी विदेश का जो राजदूत होगा उन पर भी लागू नहीं होगा। आगे देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 15। अनुच्छेद संख्या 15। देखिए इसमें कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पर क्या नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। या इसमें एक पॉइंट और, मूल वंश के आधार पर, मूल वंश, मूल वंश यानी पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब इसको समझते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति कोई भी जाति हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो जनरल का हो, राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी कि
किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर, कि तुम इस धर्म के हो। अब देखिए अगला है लिंग। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन अब हमारे जो समाज में लिंग के आधार पर कहीं कहीं हमें भेदभाव देखने को मिल जाता है। यानी लड़का होता है तो उसका घर वाले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसके लिए सुविधाएं मुहैया कराते हैं। लेकिन लड़कियां होती हैं उनके लिए अत्यधिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराते हैं, ना ही उनको कुछ कुछ गार्जियंस, हालांकि सभी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ अभी भी ये देखने को मिल जाता है कि लड़कों को तो अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को उतनी ज़्यादा शिक्षा नहीं प्रदान कराते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हैं। यानी कि हमारा जो संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला है जन्म स्थान। यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, मान के लिए तमिलनाडु में काम करने के लिए जाता है, यानी जन्म उसका हुआ यूपी में और जॉब कहाँ कर रहा है वो तमिलनाडु में, तो उसको जो तमिलनाडु में उसको इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि तुम कहाँ के हो, यूपी के हो या मान के चलिएगा राजस्थान के हो या गुजरात के हो। यानी कि जहाँ पे व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो कहीं पे काम कर रहा है या वहीं का व्यक्ति है, तो यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है मूल वंश के आधार पर। यानी कि मूल वंश के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, है ना, तो उनका जो मूल वंश उनका कहाँ है, भारत। यानी कि उनके जो दादाजी थे वो कहाँ के थे, इंडिया के थे, लेकिन वो वहाँ पे जाके बस गए, तो वो फॉर एग्जाम्पल है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, मूल वंश। मूल वंश कहाँ के हैं, वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के। तो इनके आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला देख लेते हैं आर्टिकल संख्या 16, अनुच्छेद संख्या 16। इसमें कहा गया है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें क्या होगा, प्रत्येक नागरिक के साथ क्या किया जाएगा, समानता का व्यवहार किया जाएगा ना। राज्य के अधीन किसी रोजगार में अवसर की समानता लिख सकते हैं। यानी कि राज्य किसी भी अगर रोजगार को मुहैया कराता है तो उसमें सबका समान रूप से क्या होगा, अधिकार होगा। राज्य के अधीन किसी भी रोजगार में समान अधिकार, समान अधिकार। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भी चीज़ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी जो पात्रता निर्धारित की गई है तो पहले तो वो पात्रता होनी चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो भी नौकरियां निकली हैं पात्र व्यक्ति है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 16 का हवाला दे दे कि हमें अधिकार मिला हुआ है लोक नियोजन में समानता, यानी कि हम भी ये काम को करेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उस कार्य को करने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, है ना। तो ये है राज्य के अधीन किसी भी रोजगार में समान अधिकार। तो यहाँ थोड़ा सा भेदभाव ये देखने को मिल जाता है, जिस भी जैसे मान के चलिएगा जिस भाषा की जगह निकली है, जैसे हिंदी की जगह निकली है तो उसमें हिंदी का अध्यापक ही रखा जाएगा, संस्कृत की जगह निकली है तो संस्कृत का ही अध्यापक रखा जाएगा, और इंग्लिश की टीचर की जगह निकली है तो इंग्लिश का टीचर रखा जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 16 का उल्लंघन हो रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे उन भाषाओं का ही आवश्यकता है तो वो भाषा की जानकारी वहाँ पे लिए जाएंगी, ठीक है ना। ये आपको 16 आर्टिकल नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि लोक नियोजन में समानता, यानी जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें क्या है, सभी नागरिकों का क्या है, समान अधिकार है, बशर्ते उसके लिए वो पात्र होना चाहिए।
यानी अगर किसी भर्ती में अगर 12th मांगी है तो 12th होना चाहिए, किसी में ग्रेजुएशन मांगी है तो उसका ग्रेजुएट होना क्या है, आवश्यक है। और एज का भी, एज जो भी मांगी है वो उसकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, एज लिमिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि छुआछूत का अंत, चाहे कोई भी ऐसी कैटेगरी में हो, यानी किसी भी नागरिक की कोई भी जाति हो, हम छुआछूत के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते, या उस व्यक्ति के साथ हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि तुम नीची जात के हो या तुम ऊंची जात के हो, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 17 में स्पष्ट कह दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अब देखिए आर्टिकल नंबर 18 यानी 18, अनुच्छेद 18। इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत, लिख देते हैं उपाधियों का लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे शिक्षा हो गया, सेना हो गई और पुलिस, इनको छोड़ करके, क्योंकि अगर कोई भी शिक्षक है तो उसको शिक्षक बुलाते हैं, या पीएचडी कर लिया है तो नाम के आगे क्या लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर भी क्या है, एक उपाधि है। या एमबीबीएस कर लिया है तब भी क्या नाम क्या है, क्या लग जाता है, डा लग जाता है, डॉक्टर। अब इसी प्रकार से सेना है, सेना में ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल होते हैं, कैप्टन होते हैं, तो ये भी एक तरह की क्या है, उपाधि है। अब पुलिस में आ जाइए, दरोगा जी हो गए, है ना, सीओ साहब हो गए, तो ये सब क्या है, ये उपाधियां हैं। यानी कि इनको छोड़ करके बाकी की उपाधियों का क्या है, अंत है आर्टिकल संख्या 18 में। लेकिन अगर किसी भी नागरिक को विदेशी उपाधि प्राप्त है, लेकिन वो उपाधि धारण कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से, यानी कि विदेशी उपाधि धारण करने के लिए उसे राष्ट्रपति जी की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं विदेशी उपाधि के लिए विदेशी उपाधि के लिए राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति, यानी विदेशी जो उपाधि है उसको धारण करने के लिए अनुमति किसे लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। बाकी की शिक्षा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, इनको छोड़ करके अन्य उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जिन लोगों ने देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।